Hello everyone, welcome to the second video of ethics on the Siddhi series. So this is the Siddhi series which will help you master your mains CSE 2020 और ये सिर्फ CSE 2020 में जो मेंस के कैंडिडेट्स है सिर्फ उनको टारगेट नहीं कर रहा, ये बेसिकली हर उस कैंडिडेट को टारगेट कर रहा है जो अपना मेंस एक्सेल करना चाहते हैं, चाहे वो 20 में लिखे, चाहे 21 में लिखे, चाहे 22 में लिखे। ठीक है, मेंस तो लिखना ही, ये बिना मेंस लिखे आप सेलेक्ट होंगे नहीं। ऑलराइट, सो इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया था दैट वाज एथिक्स लेक्चर 1 और ये है एथिक्स के जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना, उसके ऊपर लेक्चर 2। ऑलराइट, पिछली बार जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला कि सर हमें एक प्रैक्टिस करने का भी तरीका बताइए कि हम कैसे अपने आंसर्स को प्रैक्टिस करें इस सीरीज़ में। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक क्वेश्चन चैलेंज के तौर पे मिलेगा, आप उसका आंसर कमेंट्स में लिखिए, टाइप कर दीजिए, जो बढ़िया आंसर होगा उसको हम पिन करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये चैलेंज भी हो जाता है कि आप बढ़िया आंसर लिखिए आफ्टर पेइंग अटेंशन टू वॉट एवर वी आर गोइंग टू टीच यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलते हैं आगे दोस्तों। ओके, राइट, नाउ व्हाट वी लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरली क्या होता है कि जो यूपीएससी कैंडिडेट्स होते हैं उनकी मेमोरी पढ़ के छोटी हो जाती है, तो भूल गए होंगे, तो एक बार देख लेते क्या है पहले वीडियो में। सो फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने बताए थे जो एथिक्स के मेंस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशनल क्वेश्चंस की सीधा आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे कि व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज फलाना एंड व्हाट इज ढिनका। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कि आपको एथिक्स में किसी पर्टिकुलर थिंकर का स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट इसका मीनिंग समझाइए। तीसरे के तरह के क्वेश्चंस आते हैं थिंकर बेस्ड क्वेश्चन की एक थिंकर से आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा है, आपने उसकी टीचिंग्स को कैसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया। उसके अलावा चौथे तरह के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्सनल एनेक्डोट्स, आपकी लाइफ के एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं, आपके लाइफ के इवेंट्स आपसे पूछ सकते हैं जिससे आपने किसी भी तरह की कोई एथिकल अंडरस्टैंडिंग ली हो। ऑल दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड हियर। एंड लास्टली द केस स्टडीज आपको पता है डिफरेंट डायमेंशंस पे आती है, एनवायरमेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, लीडरशिप, करप्शन, गवर्नेंस एटसेट्रा। ऑलराइट, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम आगे वाली वीडियोज़ में जाएंगे। Alright, so what we did in the previous lecture, we classified the different type of questions that are asked by UPSC in the mains examination. चलिए आगे चलते हैं। Now, उसके अलावा हमने एक जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस में पूछती है दैट इज द डेफिनेशनल क्वेश्चंस, उनके बारे में बात करी थी। लाइक फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू दैट जब भी डेफिनेशनल क्वेश्चन आ जाए, कभी भी इंट्रोडक्शन में आप कभी भी कंसेप्ट को मत डिफाइन करो जो आपने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। उसके अलावा आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, आपको स्टार्ट करना चाहिए बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट जिसकी वजह से उसने वो डेफिनेशन आपसे पूछी है, क्योंकि डेफिनेशन आप कहाँ देंगे, डेफिनेशन आप देंगे मेन बॉडी के अंदर। नाउ जब आप मेन बॉडी में उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, डेफिनेशन के आंसर करेंगे लाइक व्हाट इज एथिक्स, तो सबसे पहले आप एथिक्स का एटिमोलॉजिकल रूट देंगे या फिर किसी भी कंसेप्ट का जो आपसे पूछा है उसके एटिमोलॉजिकल मीनिंग बताएंगे कि उसके रूट्स कहाँ हैं, कहाँ कौन सी लैंग्वेज से वो डिराइव होता है और जिस वर्ड से वो डिराइव होता है उस वर्ड का मीनिंग क्या है। ऑलराइट, नाउ आफ्टर यू गेट द एटिमोलॉजिकल मीनिंग, सिर्फ उन्हीं वहाँ पे ही देना है एटिमोलॉजिकल मीनिंग जहाँ पे मीनिंग एग्जिस्ट करता हो, ज़बरदस्ती मत बनाइएगा अपनी तरफ से। जब आप एक बार एटिमोलॉजिकल मीनिंग दे दे, फिर डेफिनेशन दो ऑफ द कंसेप्ट दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द स्कॉलर्स, जिन स्कॉलर्स ने उसको डिफाइन करा है एक बार उनके वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो ताकि टीचर को पता पड़ जाए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट। After you define the concept in the words of the scholars, maybe a couple of scholars if possible, ऑलराइट, ज़बरदस्ती नहीं अपनी मन से लिखना, लेकिन अगर पॉसिबली अगर आपको दो स्कॉलर्स की डेफिनेशन याद है तो वो पटक दो और उसके बाद में समराइज कर दो कि वो दोनों स्कॉलर्स अपने डेफिनेशंस के थ्रू क्या कहना चाहते हो। तो ये आपकी डेफिनेशन बन गई और ये दो स्कॉलर की डेफिनेशन बन गई और आपने अपना कंसेप्ट अच्छे से डिफाइन कर दिया। कंक्लूजन में मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन में कभी भी ऊपर वाली चीज़ों का समराइज मत करो, यूज़ करो कंक्लूजन को कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे के 1-2 नंबर एक्स्ट्रा प्रोक्योर करने के लिए। सो कंक्लूजन में आप क्या करेंगे, कंक्लूजन में आप इस कंसेप्ट का फर्दर रेमिफिकेशन बताएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एथिक्स की डेफिनेशन पूछे तो टाइप ऑफ एथिक्स बता दो या फिर फील्ड ऑफ एथिक्स बता दो। ऑलराइट, बट डू नॉट समराइज एनीथिंग विच इज ऑलरेडी रिटन इन द मेन बॉडी और द कंक्लूजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो का मेन सब्जेक्ट मैटर है, एंड दैट इज the type of question, the second type of question that are asked by UPSC in the mains examination, and that is the statement based questions. all right, so UPSC अपने एथिक्स के पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। 30 नंबर के सवाल लाते हैं, इसमें से 3 स्टेटमेंट पूछती है और यूपीएससी कहती है कि दोस्तों आपको बताना है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में
इस स्टेटमेंट का क्या रिलेवेंस है, ऑलराइट। और साथ में स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के नीचे एक थिंकर होता है, ऑलराइट। सो अबाउट द क्वेश्चन विच आर द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया है कि यूपीएससी जब भी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगी तो आपको गिफ्ट के तौर पे एक स्कॉलर का नाम साथ में देगी जिसने ये स्टेटमेंट दिया है। मेरे को कोरोना नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिस स्कॉलर ने दिया है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके आंसर का इंट्रोडक्शन बनने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आप इस स्कॉलर को इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे ताकि एक फर्म ग्राउंड बन जाए जिस पे आप उसके स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। जैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट गिव द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग कोट्स। तो पहली कोट है महात्मा गांधी की और दूसरी कोट है तिरुकुरल की, ऑलराइट, द तमिल फिलोसोफर। सो महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है, एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट। 150 वर्ड्स में बताना है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसकी रिलेवेंस, ऑलराइट। सेकंड एग्जांपल है, फॉल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रूथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड, तिरुकुरल। 2018 के दोनों क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आपको भरमार मिलेंगे पिछले 6 साल के पेपर में। 3 क्वेश्चंस तो हर साल पक्का आता है, ऑलराइट। लेट्स गो अहेड। ओके, नाउ अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप स्टार्ट करिए बाय एक्सप्लेनिंग द एथिकल वर्क्स जो उस स्कॉलर से रिलेटेड हैं, जिस स्कूल से वो स्कॉलर बिलोंग करता है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो स्कॉलर बिलोंग करता है, उसको और उसके काम को थोड़ा सा एलोबरेट करके अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपका इंट्रोडक्शन बढ़िया बन जाता है और जो एग्जामिनर उसको पता चल जाता है कि आपको स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट पता होगा इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, क्योंकि आपको स्कॉलर को अभी स्कूल ऑफ थॉट पता है, ऑलराइट। सो बट रिमेंबर दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू विल नेवर स्टार्ट द आंसर बाय डायरेक्टली एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट। थोड़ा सा यू हैव टू प्रिपेयर द ग्राउंड। अगर डायरेक्टली स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे तो फिर यू मे मिस अ कपल ऑफ मार्क्स, ऑलराइट। 1 या 2 नंबर आप मिस कर सकते हैं, बट स्टिल यूपीएससी में 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है। मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता जिसका सिलेक्शन 1 नंबर से रुका है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, जो एग्जांपल है महात्मा गांधी का कोट है, इसको आपको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देना है। तो अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो मैं कैसे इसका इंट्रोडक्शन लिखूंगा, देखिए। महात्मा गांधी हैज बीन सब्सक्राइबर ऑफ द डियोंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स। मैंने बता दिया है कि महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान हैं जो डियोंटोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं, जो कहते हैं कि द मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड्स, ऑलराइट। तो मैंने पहले ही बता दिया कि एंगर और इंटॉलरेंस एक तरीके से मीन्स है किसी भी एक्शन के, एंड एक्शन इज रेस्टिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन एक्शन। अगर आपके मीन्स ही खराब होंगे तो आपका एक्शन कैसे अच्छा हो सकता है। तो मैंने पहले एग्जामिनर को बता दिया कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ दोस्त कि मुझे पहले से इसका आंसर पता है, मैं इसको अच्छे से फ्रेम करके आपको दे दूंगा। फिर इसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, he believed that the means should be as good as the ends. In fact, Mahatma Gandhi believed that wrong means cannot lead to the right ends. Now यहाँ पे मैंने अपने एग्जामिनर की चिंता लगभग खत्म कर दी है और उसको पहले से ही सुनिश्चित कर दिया है कि दोस्त मुझे ये आंसर आता है। मेन बॉडी में मैं क्या करूंगा कि जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगी तो मेन बॉडी को मैं क्या करूंगा, मैं लिंक इंट्रोडक्शन को आई विल लिंक पार्डन मी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, कोई बात नहीं, वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। Alright, in the main body what I will do is I will link the introduction with the work of the scholar and with the statement, and then link the statement with the present context, ठीक है। तो जो आपने इंट्रोडक्शन दिया जिसमें आपने स्कॉलर के स्कूल ऑफ थॉट और उसके वर्क्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, उसके साथ स्टेटमेंट को रिलेट करके प्रेजेंट कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट को रिलेट कर दो, एलोबरेट कर दो, एंड दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। लाइक फॉर एग्जांपल जो जिस एग्जांपल का मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया उसी का मैं मेन बॉडी बताता हूँ, दैट इज एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज of correct understanding, Mahatma Gandhi. So now what I have written down after the introduction, that values and emotion, इसमें ये वैल्यू है और ये इमोशन है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो वैल्यूज और इमोशन हैं वो ह्यूमन कंडक्ट का बेसिस बनते हैं और वैल्यूज आपकी कैरेक्टर को शेप करती है, इसलिए वैल्यू और इमोशन दे बोथ आर रिफ्लेक्टेड इन योर कंडक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इमोशन और वैल्यू, इमोशन ऑफ एंगर and value of intolerance as means of the action are the means of the action, and if these means are not ethical, the human conduct cannot be ethical, ठीक है। अगर ये means हैं, जो एंगर जो कि एक इमोशन है और इंटॉलरेंस जो कि एक वैल्यू है, अगर ये अपने आप में अनएथिकल है तो एक्शन कैन नॉट बी एथिकल, ऑलराइट। व्हाई इट कैन नॉट बी एथिकल? क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम इन इमोशंस और इन वैल्यूज पे बेस्ड होगा
that will be completely ill founded, और इसकी वजह से जो consequent human understanding होगी वो भी suffer करेगी and will not be ethical. एक सही understanding के लिए one has to be the tolerant to respect the differences, and one should be free of anger for the clarity of mind. All right, if there is no clarity of mind, human actions and human conduct cannot be ethical. ये तो मैंने लिंक कर दिया स्टेटमेंट को. अब इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी लिंक कर रहा हूँ. In the present context, it is even more relevant. With today's hectic lifestyle, people are becoming frustrated, that is leading to increased temper and lower tolerance, जो कि एक सच्चाई है. Most of the decisions are taken as knee-jerk reactions, and the increased crime rate and deviance can easily be related to the increased anger quotient and reduced intolerant attitude. All right, okay, so this relate it to the present context. All right, now we will move to the conclusion कि conclusion में क्या चीज़ लिखनी है. अगर मेरे को इस आंसर का कंक्लूजन लिखना है तो पहली चीज़ तो मैं कभी भी ऊपर दिए हुआ इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी को समराइज नहीं करूंगा. उसके अलावा व्हाट आई विल डू इज मैं एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट दूंगा देन द वन विच इज द बिलीफ सिस्टम ऑफ द थिंकर. जिस स्कॉलर ने वो स्टेटमेंट दी है, अगर वो डियोंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है तो मैं थोड़ा सा टेलियोलॉजी के बारे में एंड में बताना चाहूंगा कि देखिए जो मेरा जो स्कॉलर है जिसने ये स्टेटमेंट दी वो ऑल टुगेदर कंप्लीटली करेक्ट नहीं है. अगर एक टेलियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट से कोई थिंकर है या यूटिलिटेरियन स्कूल से कोई थिंकर है तो मैं उसका काउंटर एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा कंक्लूजन में टू फेच सम एडिशनल 1 or 2 मार्क्स. ऑलराइट, सो it will show that you have a wider thought process and are not just limited to the thinking of the thinker whose statement you are answering. जैसे अपना ये जो एग्जांपल है ना, एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग महात्मा गांधी, इसका कंक्लूजन कैसे बन सकता है बाय, क्योंकि महात्मा गांधी डियोंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा टेलियोलॉजिकल के बारे में बता दो. हाउएवर देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टेलियोलॉजिकल स्कूल अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी that believes in those actions to be ethical that result into summum bonum, maximum good. All right, for example, it is believed that a lie that saves someone's life can be forgiven and the resultant action of the lie that saves someone's life will be ethical one. All right, so यहाँ पे आपने थोड़ा सा डेविएशन दिखाया. उसने आपको स्टेटमेंट दी डियोंटोलॉजी, हमने डियोंटोलॉजी इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में एक्सप्लोर करी. अब आप एंड में बता रहे हो कि डियोंटोलॉजी इज नॉट द एंड ऑफ एथिक्स एंड देयर इज एन काउंटर स्ट्रीम दैट इज कॉल्ड टेलियोलॉजी. सो टेलियोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया. सो दिस हैज शोन दैट यू हैव अ वाइडर thought process and you are not just limited to one deontological school of thought. It is always good to write conclusion something different attached, but something different from the main body and introduction that is going to fetch you some additional marks. All right, now the last slide of the lecture. एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है. इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फॉल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रुथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड. इसको आंसर करिए 150 वर्ड्स में. कमेंट में अपना आंसर दीजिए. एक अच्छा आंसर होगा उसको हम जरूर पिन करेंगे अपने कमेंट्स के अंदर. ऑलराइट, एंड विद दिस आई विल कंक्लूड द लेक्चर. चीयर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू वेरी मच. दिस इज आकाश साइनिंग ऑफ. बाय.